हम लोग ऐसे हाथ से रखते जाते थे, तो हमें पता नहीं था कि इससे लक्ष्मी जी के पैर बनते हैं। तो जैसे रक्षाबंधन का टाइम आया तो उस टाइम पे मैंने एपन की राखियाँ बनाई। उसके बाद से फिर करवा चौथ आया तो मैंने करवा चौथ के सेट बनाए। तो मैम एक बहुत बड़ा ऑर्डर मेरे पास विधानसभा की तरफ से आया था। तो सर ने मुझे बोला कि आप आइए और ये आपको बनाना है। तो मैं पहले दिन मैं उसे देखने के लिए गई तो मुझे चक्कर आ गया और लाइन भी सब टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है क्योंकि वो बिल्कुल गोल था और गर्दन इस तरह से करके बनाना था। जो एपन बनाए जाते हैं तो वो सौभाग्य, मंगलमय, शांति और इसका प्रतीक माना जाता है, इसीलिए एपन जो है वो लाल और सफेद से बनाए जाते हैं। एपन में सिर्फ इतना है कि लक्ष्मी जी के पैर और प्रतीक चिन्ह ये जरूर बनाए जाते हैं। एक हस्बैंड का मेरा बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा शर्मा। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम छाप। एपण कला सिर्फ एक सजावट ही नहीं, यह सदियों से हमारे घर की देहरी, आंगन और त्योहारों की शोभा बढ़ाती आई है और इसी विरासत को आधुनिक रूप दे रही हैं वह महिला जिनके संघर्षों और सीमित संसाधनों ने आज इस विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया है। उनकी एपण कला से सजी केतली, टोपी, शॉल समेत कई सामान लोकसभा से लेकर वित्त मंत्री तक तो पहुंच ही चुका है। राष्ट्रपति भी उनकी कला की सराहना कर चुकी हैं। विधानसभा भवन देहरादून हो या भराड़ीसैंण, वहां की दीवारें भी इनकी कला से सजी हुई हैं। तो आइए मिलते हैं आज की हमारी मेहमान एपण गर्ल ज्योति जोशी जी से। मैम, स्वागत है आपका अमर उजाला के इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, आप सभी को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि हमारी सदियों पुरानी इस परंपरा में आपने आधुनिकता का रंग कैसे भरा? सबसे पहले तो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि जो एपन हमारी लोक कला है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, तो ये हमारे कुमाऊँ में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। और कुमाऊँ में क्या है कि कोई भी शुभ काम हो तो उसकी जो शुरुआत होती है, वो एपन डाल कर के करी जाती है। तो पहले से ही क्या था कि हमारी जो दादी हैं, नानी हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि हर कोई तीज त्योहार में जैसे उनका व्रत होगा, एकादशी होगी, तो उसमें भी वो लोग क्या करते थे, एपन डालते थे। तो एक समय क्या आया कि अभी ये कला जो है वो विलुप्त होने लगी थी, क्योंकि आज की जनरेशन के पास इतना समय नहीं है और वो इतना इसमें अपना टाइम नहीं दे सकते हैं और इतनी मेहनत भी अब कोई नहीं करना चाहता है, तो ये कला क्या थी, धीरे-धीरे विलुप्त हो रही थी। तो उसके बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएँ, जो ये विलुप्त हो रही हमारी कला है, तो इसमें कुछ नया हम करें ताकि कला भी अपनी देश-विदेशों तक पहुँचे और स्वरोजगार का भी एक माध्यम ये बने। तो कैसे, क्या एक बात आपको पिंच की कि अब शुरुआत कर देनी चाहिए? शुरुआत मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन में जब हम लोग अपने ननिहाल जाते थे ना, तो हमारी नानी जो थी, तो वो जैसे एकादशी होती थी या फिर जैसे उनका कोई व्रत होता था, बृहस्पतिवार का भी अगर वो व्रत लेते थे, सोमवार का भी, तो वो क्या करते थे घरों में मिट्टी के घर तो बने रहते थे, तो उसमें वो क्या करते थे, गेरू से हल्का-सा उन्होंने उसकी लिपाई करनी है, फिर उन्होंने बिस्वार से उसमें अपन डालने हैं। तो जब हम लोग वहाँ जाते थे, तो वो मुझे बोलती थी कि पहाड़ी में, "आ चली तिको अपन सिखुनु।" मैं अपन डालूँ, तू वसुधार डालिए और पौ बढ़े। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि कला में तो मेरी रुचि पहले से ही थी और ड्राइंग भी अच्छी थी। तो मैं क्या करती थी जैसे मुट्ठी में ऐसे उसमें थाली में डुबा करके तो हम लोग ऐसे हाथ से रखते जाते थे। तो हमें पता नहीं था कि इससे लक्ष्मी जी के पैर बनते हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। तो और फिर वसुधारे डालते हैं, जो वसुधारे आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों की देलियों में या फिर घर की देलियों में पड़ते हैं। तो हम लोग इस तरह से हाथ करके वो बस हमने ऊपर से हाथ रख देना, वो नीचे को जो धारा जाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो ऐसे करके मज़ाक-मज़ाक में हम लोगों ने मतलब एपन सीखा। तो उसके बाद कुमाऊँ में आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि दिवाली के टाइम पे, तो 8-10 दिन पहले से ही सबकी देलियाँ सजनी शुरू हो जाती हैं। तो वो मतलब एक वो है कि होना ही होना है सबके घरों में, दिवाली के टाइम पे एपन डालने ही डालने हैं और जिसके घर में नहीं होते थे, तो लोग सोचते थे कि चलो इसके यहाँ हो सकता है कुछ या तो इनकी इस साल दिवाली नहीं है या फिर कुछ अशुभ हुआ होगा। तो हम लोग क्या करते थे, कॉम्पिटिशन जैसा रहता था कि मेरी देली सबसे अच्छी होनी चाहिए या मेरा डिज़ाइन सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे करते-करते हम लोगों ने एपन सीखा। तो उसके बाद कोरोना का टाइम आया, तो उस समय क्या हुआ कि उससे पहले मैं अपनी कोचिंग ले रही थी, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। तो धीरे-धीरे क्या हुआ जब कोरोना आया तो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए। तो अब खाली बैठ गए घर में, अब ये हुआ कि हम क्या करें करके। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप तो एपन बहुत अच्छा बनाती हो,
तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, तो आप इसी पे काम क्यों नहीं शुरू करते हो? आप शुरू करो और हम अब आपको ऑर्डर ला कर के देंगे। तो उस समय था कि सबसे पहला ऑर्डर मेरे पास हरक सिंह रावत जी का होटल का इनॉग्रेशन होना था। तो वहाँ के उनके होटल्स के लिए मैंने पेंटिंग्स बनाई। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भई मैंने काम शुरू किया और मेरे पास इतना बड़ा ऑर्डर आ गया। तो एपन था और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने पेंटिंग बनाई, तो वो उन्हें बहुत पसंद आई। तो क्या होता है ना, जब आप कुछ काम को शुरू करते हैं और आपको एप्रिसिएशन मिलने लग बिल्कुल जाता सही। है तो आपका अंदर से और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस हाँ, बढ़ जाता कॉन्फिडेंस है। बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे अभी तो मेरी शुरुआत ही है और शुरुआत में ही मुझे इतना अच्छा मतलब मेरा रास्ता जो है मुझे खुला है, तो मुझे और आगे अपना काम ले जाना चाहिए। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और भगवान की कृपा से आज इतने बड़े मंच तक काम पहुँच गया है। तो सभी का बिल्कुल। धन्यवाद है। कोरोना काल में आपने अकेले शुरुआत की इससे। जी, तब ज़ाहिर-सी बात है, तब कोरोना में सब अकेले ही थे, जी, साथ में कोई नहीं था। तब से लेकर शुरू हुआ आपका संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँच गया। जी। कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा क्योंकि अकेले जब मैंने काम शुरू किया था, तो तब मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब वैसे तो ऐपन बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। बस ये है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है और पैशन है किसी चीज़ को लेकर के, तो तब आप थोड़ा-सा इसमें टिके रह सकते हैं, वरना तो आप बहुत सारे लोगों ने तो मुझे डिमोटिवेट भी किया कि कहाँ अपनी आँखें फोड़ रहे हो, कमर झुक जाएगी और कंधे अभी से झुक जाएँगे, तो ऐसा करो कि कभी-कभी करो इस काम को, बाकी अपना कहीं जॉब-वॉब ढूँढो, हुँ। तो जॉब करो। तो मेरे अंदर था कि नहीं, मैं करूँगी तो यही करूँगी क्योंकि अच्छा लगता था, ड्राइंग करना भी अच्छा लगता था और ऐपन तो बनाना मुझे फिर पहले अपनी बचपन से ही संस्कृति है। बहुत पसंद था जी। और फिर जब एक बार आपका रास्ता खुल जाता है, तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ। तो संघर्ष तो बहुत रहा क्योंकि शुरुआत के दिन मुझे अभी भी याद हैं उस समय मैं मतलब ऐसा रहता था कि कहीं से मुझे एक ऑर्डर मिल जाए। तो सारा-सारा दिन मैं मतलब कहीं ऑफ़िसों के चक्कर लगाती थी। मैं हस्बैंड को बोलती थी कि ऐसा करो ना, मैं बनाती हूँ सामान, आप अपनी स्टेटस में लगाओ और व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने ऑफ़िस में बताओ, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँगी। हुँ। तो ऐसे करते-करते मतलब उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, तो मेरे पास क्या होता था कि शुरुआत में तो महीनों तक काम नहीं आता था। तो मुझे इंतज़ार रहता था कि कोई ओकेज़न आए तो मैं उस टाइम पे कुछ नया बनाऊँ। तो जैसे रक्षाबंधन का टाइम आया तो उस टाइम पे मैंने एपन की राखियाँ बनाई। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका और मीडिया की तरफ से भी मेरा काम बहुत मतलब उन्होंने भी कवरेज किया। उसके बाद से फिर करवा चौथ आया तो मैंने करवा चौथ के सेट बनाए। तो वो मैंने अपने स्टेटस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू तो उसके भी मेरे पास धीरे-धीरे ऑर्डर्स आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने शुक्लापुर में महिलाओं को एपन की वर्कशॉप दी। तो वो टाइम ऐसा था कि मुझे उस समय इतना देहरादून का आइडिया भी नहीं था कि कहाँ से कहाँ जाना है और कौन से क्या मतलब कहाँ तक विक्रम जाता है, कहाँ तक ई-रिक्शा जाता है। तो आप ये मान के चलिए मैं सुबह घर से निकलती थी 10 बजे, उसके बाद मैं शुक्लापुर तक जाती थी, वहाँ से मुझे कम से कम 4 या 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था गाँव में और सिर्फ़ 1 या डेढ़ घंटे मुझे वर्कशॉप देनी होती थी महिलाओं को और मेरा सारा दिन मतलब वहाँ पूरा खर्च हो जाता था। फिर मैं शाम को घर पहुँचती थी, पर मुझे थकान नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती थी कि अपने मन मैंने का काम किया। मैंने एक तो मैं अपना काम कर रही हूँ, ऊपर हुँ, से मैंने 4 औरतों को सिखाया, 4 हुँ। महिलाओं को सिखाया। तो वो मेरे लिए बड़ा वो होता था कि जब महिलाएँ बनाती थी, मेरे पास आती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझसे बेहतर कोई कर रही है। तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती थी कि हाँ, लोगों में इंटरेस्ट है, लोगों में रुचि है। तो ऐसे करते उसके बाद फिर क्या हुआ, हमें मेरी मुलाकात रितु खंडूरी मैम से हुई। तो ऋतु खंडूरी मैम से भी एक इत्तेफ़ाक से मुलाकात हुई। मैंने 2024 में राजभवन में अपना स्टॉल लगाया हुआ था एपन का। तो मैं ऐसे अपने स्टॉल के बाहर बैठी हुई थी। तो एक जेंट्स मेरे स्टॉल के आगे रुक गए। तो वो बहुत देर तक खड़े होकर के मेरे स्टॉल के आगे देख रहे थे। तो फिर वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बोला, "आप मेरा नंबर लीजिए और आप मुझे इमीडिएटली कॉल करना।" तो मुझे लगा कि सभी आते हैं, तो ये हुँ। भी आए हैं, अपना नंबर दे के चले गए हैं। तो फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो मैं घर आई फिर भूल गई क्योंकि 2-3 दिन तो अपने एग्ज़िबिशन में ही हुँ। मतलब हम लोग बिज़ी रहे। तो फिर तीसरे दिन उनका मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपसे कहा था आप कॉल करना, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर मैं भूल गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना ऐसे-ऐसे आप खंडूरी मैम के ऑफ़िस आइए और हमसे मिलिए। तो फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा यार मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने कहा मुझे तो तभी कॉल कर लेना चाहिए था। तो मैं मैम के ऑफ़िस गई तो मैम से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। तो फिर मैम ने मुझे बताया कि आप मतलब पूछा कि आप ये सब करती हैं? मैंने बोला हाँ। तो मैम ने कहा आप काम करो और मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। तो वो दिन था और आज का दिन है।
मैं रितु खंडूरी मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही मेरा काम इंटरनेशनल लेवल तक और इतने बड़े-बड़े मंच तक पहुँचा है। और आज विधानसभा की बात करें देहरादून की या भराड़ीसैंण की, हाँ। वहाँ की दीवारें भी आपकी कला से सजी हुई हाँ, हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं मैम से मिली थी, तो मैम एक बहुत बड़ा ऑर्डर मेरे पास विधानसभा की तरफ से आया था। तो वो मेरा पहला ऑर्डर था, जो मुझे मिला था। तो बड़ा अब ऑर्डर। हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर था वो, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। तो आप यकीन मानिए मैं 2 दिन तक ना मैंने जिस कॉपी में वो ऑर्डर लिखा था, मैं उसी को देखती रही कि मेरे को ये बनाना है, मुझे ये बनाना है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा मुझे इतनी सारी चीज़ें बनानी है, मैं शुरू कहाँ से करूँ? मेरे समझ में नहीं आया। हुँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले तुम अपना थोड़ा-सा शांत रह कर के पहले शुरुआत वो करो कि तुम्हें क्या करना है सबसे पहले। हुँ। सबसे पहले तुम रॉ मटेरियल लेना शुरू करो। तो वो मेरा ऐसा ऑर्डर था जो मैं मतलब मैंने बहुत मेहनत करी है, यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत मेहनत करी है। मुझे याद है मैं रात के 12 बजे सोती थी और मैं सुबह 2 बजे या ढाई बजे या 3 बजे उठ जाती थी। मेरे माइंड में रहता था कि नहीं मुझे ऑर्डर पूरा करना है, अगर लेट हो गया तो वो कुछ सत्र का ऑर्डर था। तो अगर लेट हो गया तो फिर मेरा काम फिर मुझे नहीं मिलेगा, आगे जाके मुझे काम नहीं मिलेगा, तो मुझे ये था। तो वो टाइम है मैंने मतलब बहुत मुश्किल से मैंने अपनी नींद भी अपनी त्याग दी थी, खाना-पीना सब कि नहीं मुझे पूरा करना है। तो बहुत अच्छा वो ऑर्डर बना था, बहुत उसकी एप्रिसिएशन भी बहुत हुआ। उसके बाद मैम को लगा कि हाँ, मतलब है काम में भी इसके है और खूब तारीफ़ भी करती थी, सपोर्ट भी बहुत करती थी। फिर मैम ने मुझे अपने ऑफ़िस में फिर दोबारा बुलाया, तो मैम की तरफ से एक और ऑर्डर मुझे मिला। विधानसभा में एक गुंबद है। गुम्बद। हाँ, तो वो लगभग मेरे ख़्याल से उसकी हाइट होगी 80 या 90 फीट की उसकी हाइट है। तो सर ने मुझे बोला कि आप आइए और ये आपको बनाना है। तो मैं पहले दिन मैं उसे देखने के लिए गई, तो मुझे चक्कर आ गया। तो मैंने कहा मैं इतना हाइट में कैसे जाऊँगी और मैं कैसे इसे कैसे बनाऊँगी? तैयार क्योंकि करेंगे? मुझे हाइट से बहुत डर लगता था। नीचे से ऊपर तो देख लूँ, लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ तो मुझे चक्कर तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा मेरे बस का नहीं है और मैं नहीं बना सकती इसे। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं हाँ, वो भी डर गए। उन्होंने बोला नहीं यार ये तो बहुत रिस्की काम है और नीचे कुछ भी नहीं था उसमें, नीचे बिल्कुल खाली था और इस तरह से मतलब देख कर के ऐसे बनाना था उसे। तो फिर मैं दूसरे दिन बड़ी हिम्मत करके गई, पहले तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, मेरे सपनों में वो गुम्बद ही घूमता रहा। होता है ना कि डर भी हाँ। लगता है कि इतनी हाइट पे तो आज तक हमने ऐसे तो कभी काम किया ही नहीं। तो मैं फिर नेक्स्ट डे गई, तो हिम्मत करके तो मैंने फिर वहाँ पे लेबर काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या था वो पूरा एक सेट बनाया हुआ था, तो हुँ। उसपे आपको चढ़ कर के ऊपर जाना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखी जाएगी। तो हस्बैंड ने बोला कि आप ना बेल्ट उनसे बोलना कि मुझे बेल्ट भी प्रोवाइड करें। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं ऊपर गई, ऊपर तो चढ़ गई। अब मुझे लगा अब वो ऐसा काम था कि पूरा टाइम सुबह से शाम तक हुँ। इस तरह से गर्दन करके वो बनाना ऊपर गए। था। तो मैं हिम्मत करके अब मैं गई ऊपर, तो मैंने कहा कि चलो अब चढ़ तो गए हैं लेकिन अब इसे बनाएँ कैसे? तो कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं था, हस्बैंड थे, हस्बैंड ने बोला कि जाओ मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हस्बैंड बहुत हाँ, सपोर्टिव। बहुत। उनका तो मेरे मतलब हर स्टेप में आज वो और मैं मतलब वो तो मेरे लेफ्ट हैंड बोलूँ, राइट हैंड बोलूँ सब है। तो उसके बाद जब मैं वहाँ चढ़ी तो फिर मैंने कहा अब तो मेरे पास कोई है भी नहीं हेल्प करने वाला, ना मेरा कोई फीता पकड़ने वाला, इंच टेप पकड़ने वाला, ना कोई लाइन खींचने वाला है। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी, शुरू करते हैं। तो शुरू और टाइम दिया था मुझे उसमें लिमिटेड 4 या 5 दिन के अंदर मुझे वो खत्म करना था। तो मैंने क्या किया हिम्मत करके मैंने फटाफट से उसमें मार्किंग-वार्किंग करी, बनाना शुरू किया। मैंने कहा देखी जाएगी, बनना तो मुझसे ये टेढ़ा-मेढ़ा है और लास्ट में मैंने डाँट खानी है। तो फिर मैंने 4 दिन के अंदर वो गुम्बद कंप्लीट कर दिया। तो जब मैं नीचे उतरी, नीचे उतर के जब मैंने उसे देखा और सब लोग कहते थे कि नहीं बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुंदर मुझे था कि नहीं ये टेढ़ा-मेढ़ा बन गया है पक्का और लाइन भी सब टेढ़ी-मेढ़ी हो सब गई है, ऐसे ही कह रहे क्योंकि वो हैं। बिल्कुल गोल था और गर्दन इस तरह से करके हुँ। बनाना था। लेकिन जब वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होके जब मैं नीचे आई, तब मैंने उसे देखा, तो वो इतना सुंदर बना हुआ था, एक-एक चीज़ उसमें, एक-एक डिज़ाइन, एक-एक पैटर्न उसमें इतना परफेक्ट बना हुआ था, तो उसकी सबने बहुत तारीफ़ करी। तो वो मेरे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट था। वो आज भी मतलब मैं जाती हूँ तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मैम ने भी उसका बहुत एप्रिसिएशन किया हुँ। कि नहीं भई कि हिम्मत है उस लड़की के अंदर कि वो इतना ऊपर हाइट में चढ़ के उसने ये गुम्बद बनाया। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैम ने भराड़ी साइड का भी काम दिया, तो हुँ। वहाँ पे भी अभी मैं और एक हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे चित्रकार हैं मुकुल बडोनी, हुँ। तो हम दोनों ने मिल कर के भराड़ी साइड की जो पेंटिंग्स है रामायण की है और मैम का ये बहुत अच्छा मतलब उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया कि उन्होंने हमारे कल्चर को भराड़ी साइड में
मतलब हुँ, उसके थ्रू पूरा भराड़ी शहर सजाया हुआ है। सजाया। तो ऐपन की पेंटिंग आप देख लीजिए, और रम्माण मुखौटा जो उत्तरकाशी का बहुत फेमस फेस्टिवल है, हुँ, वो है, और ढोल दमाऊ हैं हमारे। चमोली जिले का, हाँ, हाँ, तो वो सारा उन्होंने बना के पेंटिंग्स के थ्रू भराड़ी शहर में लगाया है। जी। तो और इसके साथ ही आपने एपण को नए क्लेवर में ढाल दिया। हाँ, एपण सिर्फ देहरी तक नहीं सिमटा, जी, अब टोपी, शॉल, जी। केतली, पेंटिंग, कप सॉसर कहें और भी कितनी चीज़ें हुँ। और सब बहुत पसंद करते हैं हाँ, इसे। बिल्कुल। पहले के समय में क्या होता था ना कि ऐपन जो है वो घर में जैसे कोई हमारे शुभ काम होते थे, या फिर जैसे किसी की विवाह है और कोई अतिथि मेहमान आते थे, तो उस समय क्या होता था कि घर में डेकोरेशन की, जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से ले आते हुँ, हैं, तो पहले के समय में क्या होता था, ऐपन डाल कर के ही घर को सजाया जाता था। तो घर के दरवाज़ों के किनारे सुंदर-सुंदर सी बेलें बनाई जाती थी, और सीढ़ियों में वसुधारा डाली जाती थी। तो वहाँ से निकल कर के उस मतलब उस स्थिति से, जो वो उस समय का टाइम था, तो वहाँ से ऐपन निकल कर के आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गया है। बहुत सारी महिलाएँ जो हैं इससे जुड़ कर के अपना स्वरोज़गार कर रही हैं। तो सभी लोग आज आप देखेंगे करवा चौथ के सेट बन रहे हैं, राखियाँ बन रही हैं, हुँ, और पेंटिंग्स बन रही हैं, तोरण बन रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में भी आया कि कुछ नया करा जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सभी बना रहे हैं। तो साड़ियाँ जो बहुत पसंद करी जाती हैं लोगों के द्वारा, और स्टॉल्स हैं, अंगवस्त्र जो हैं, तो इस तरह से नई-नई तरह की चीज़ें जो हैं बना करके हमने एक मतलब एग्ज़िबिशन्स वग़ैरह जो भी हमने लगाए हैं, तो उसमें लोगों के द्वारा बहुत पसंद करी गई है, और खरीदते भी हैं लोग, क्योंकि हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो दूर से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। हुँ। एपण 2 रंगों से मिलकर बनाया जाता है। जी। इसमें और रंगों का प्रयोग क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। ऐपन 2 रंगों से इसलिए बनाया जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो लाल रंग है, वो शक्ति का, ऊर्जा का, और दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बंगाल में जब दुर्गा की पूजा हुँ, करी जाती है, तो वहाँ पे महिलाएँ लाल बॉर्डर वाली और सफ़ेद रंग की साड़ियाँ साड़ी पहनती पहनते हैं, क्योंकि वो दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हुँ, और सफ़ेद रंग जो है वो शांति और सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इन दोनों को मिला कर के जो ऐपन बनाए जाते हैं, तो वो सौभाग्य, मंगलमय, शांति और इसका प्रतीक माना जाता है। इसीलिए ऐपन जो है वो लाल और सफ़ेद से बनाए जाते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या था कि जैसे हम विवाह की चौकियाँ बनाई जाती हैं, तो वो और भी रंगों का उसमें प्रयोग होता है। हुँ, जैसे पीला रंग आप उसमें डालते हैं, हल्दी का प्रयोग होता हुँ। था, जौ का प्रयोग होता था, दूर्बा का प्रयोग होता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को मिला कर के ऐपन बनाए जाते थे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ऐपन जो है लाल के ऊपर सफ़ेद, इन्हीं 2 रंगों से बनाए जाते हैं। क्या ये कहीं और स्टेट से या किसी और देश से लिया गया है? ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, अगर हम बात करें और स्टेट की भी, सभी राज्य की अगर हम लोक कलाओं को देखें, हुँ, तो थोड़ा बहुत मिलती-जुलती हैं। बस ऐपण में क्या है कि ऐपण में हमारे जो हैं लक्ष्मी जी के पैर, जो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं, उनके बिना ऐपण अधूरे माने जाते हैं। और चौकियाँ बनाई जाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे हिंदुओं के प्रतीक होते हैं, प्रतीक चिन्ह, तो वो जो है ऐपण में बनाए जाते हैं। बाकी आप देखेंगे मिथिला आर्ट है, मधुबनी आर्ट है, तो हुँ, फूल पत्तियों वाले हुँ। डिज़ाइन्स तो सब जगह मतलब सिमिलैरिटी होती है, लेकिन ऐपण में सिर्फ़ इतना है कि लक्ष्मी जी के पैर और प्रतीक चिन्ह, ये ज़रूर बनाए जाते हैं। तो इसी से थोड़ा-सा आर्ट जो है स्टेट की अलग अलग पहचानी हो जाए। जाती है। आपके ऐपण से सजा सामान लोकसभा, वित्त मंत्री, उत्तराखंड के राज्यपाल और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी आपके काम की सराहना कर चुकी हैं। कितना यादगार पल था आपके बहुत मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी मुझे पता है। एक छोटे से मतलब कोरोना काल में मैंने घर से शुरुआत करी थी, तो उस समय अकेले ही अपने दम पे मैंने अपना काम शुरू किया था। हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा था। तो आज रितु खंडूरी मैम से जब हम मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद से जो हमारा ऐपण हमारी संस्कृति है, हमारी लोक कला है, तो मैम ने इसे उनके थ्रू हमारा जो ये स्टॉल्स हैं, साड़ियाँ हैं और
एपन की ट्रे हैं, तो ये मैम के थ्रू जो है ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, और योगी जी हमारे यूपी के जो सीएम हैं, राज्यपाल जी और राष्ट्रपति निकेतन का भी एक बहुत बड़ा जब उसका उद्घाटन होना था, तो वहाँ पे भी मैंने एपन की अपनी पेंटिंग्स बनाई थी, जिसकी हमारी राष्ट्रपति मैम ने बहुत सराहना करी थी। तो वो पल ऐसे होते हैं ना कि आपको मतलब आपकी आँखों में सतह आँसू आ जाते हैं कि मैंने कहाँ से अपना काम शुरू किया था। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा काम इतनी दूर-दूर तक पहुँचेगा। सबका इतना तो प्यार हाँ, मिलेगा। बिल्कुल, वो मेहनत भी है और सपोर्ट भी है और बहुत सारे लोगों का साथ भी है कि आज इतने बड़े लेवल तक काम पहुँचा है। आपने एपण कला से साड़ी तैयार कर दी। जी। कितना टाइम लग जाता है इसे तैयार करने में? साड़ी बनाने में टाइम तो बहुत लगता है, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पूरा काम हाथ से होता है और पहले हाथ से ही डिज़ाइन बनाना, हाथ से ही लाइन्स देना। और आजकल तो वैसे बहुत सारे टूल्स चल गए हैं एपन डालने वाले, वो पेन से बहुत सारी चीज़ों से लोग एपन बना रहे हैं, पर मुझे लगता है उससे उतनी फिनिशिंग नहीं आती है जितना आप ब्रश से करते हैं। तो पूरी साड़ी को ब्रश से बनाने में लगभग 15 से 20 दिन तो लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो साड़ी बन के तैयार होती हैं, तो वो देखने में मज़ा ही अलग आता है, क्योंकि एक तो हाथ से बनी हुई साड़ियाँ हैं, ऊपर से हमारी उसमें एपन कला से बनी हुई है और लोगों ने उन्हें उसे पसंद बहुत किया है। जिसने भी साड़ी बनाई है, सबने बहुत तारीफ़ की है और बहुत सारे अभी ऑर्डर्स भी साड़ी के हैं, पेंडिंग हैं, तो टाइम बहुत लग जाता है। तो और भी महिलाओं ने साड़ी तैयार करना एपण से सीखा है आपसे? हाँ, बहुत सारी महिलाएँ करती हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाई भी हैं साड़ियाँ। तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनका भी रहा होगा। तो क्या कभी आपके मन में ये विचार आया या लोगों ने कहा कि इसे शौक ही रहने दो, करियर मत बनाओ? बिल्कुल, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप बैचलर होते हैं या फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो तब आप लाइफ़ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे चलो अच्छा मैं ये काम शुरू करता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर मैं अपनी लाइन चेंज कर दूँगा। पर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर मैं अपनी बात कर लूँ तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो जब मैंने ये काम शुरू किया था, तो सबने मुझे डिमोटिवेट ज़्यादा किया। एक हस्बैंड का मेरा बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तब का दिन और आज का दिन है कि कुछ भी होता है, तो मैं कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन वो नहीं, कहते नहीं, कि तुमने कहाँ से शुरुआत करी थी और आज देखो तुम कहाँ पहुँची हो। इसलिए हमेशा अपना अच्छा टाइम याद करो और वो पल याद करो जब तुम्हें सक्सेस मिली है और जब लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है। तो जब मैंने शुरुआत करी थी, तो उस समय क्या था कि मैंने साल-साल भर तक मेरे पास कुछ काम नहीं आता था। तो मैं वेट करती थी कि चलो मैं घर में सामान बनाते रहती थी। मुझे ये था कि चलो एग्ज़िबिशन्स लगते रहते हैं जगह-जगह पे, तो वहाँ पे ट्राई किया जाएगा और वहाँ पे अपना जो अपनी आर्ट है उसको रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो फिर सबसे पहले मैंने राजभवन में अपना जो पुष्प महोत्सव होता है, वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब मुझे ऐसा था कि मैं अपना स्टॉल भर दूँ और एपन की बहुत अलग-अलग तरह की चीज़ें बनाऊँ जो लोगों को अट्रैक्ट करें। लोग आएँ, देखें कि हाँ भई ये उत्तराखंड की लोक कला है और पहले ये देलियों में बनाई जाती थी, अब देखो इससे मतलब क्या-क्या चीज़ें बनने लगी हैं। तो बहुत अलग-अलग तरह की बैग्स बनाती थी मैं, एपन की पेंटिंग्स बनाई, चौकियाँ बनाई और गाड़ी के जो तोरन्स होते हैं और कि ये की टी कोस्टर्स होते हैं, ट्रे होते हैं, तो सब मतलब अलग-अलग लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस कला से इस तरह की चीज़ें भी बन अच्छा। सकती हैं। हाँ। तो वो चीज़ें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो लोग ना उस समय इतनी सेल भी नहीं होती थी, इतनी इनकम भी नहीं होती थी, पर एक जो खुशी मिलती थी ना कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो लोग आते थे वहाँ पे, कुछ तो ब्लॉग्स भी बनाते थे, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट भी करते थे। तो वो एक टाइम था जो मुझे आज भी याद आता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी। तो लेकिन हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, बाकी बहुत लोग मुझे कहते थे कि छोड़ो तुम अपनी आँखें फोड़ रहे हो और कुछ और काम करो, कहीं टीचिंग कर लो, कहीं आर्ट फाइन आर्ट का उसमें ड्राइंग की टीचर बन जाओ। लेकिन वो होता है ना अंदर से कि नहीं, एक पैशन आपका अगर रहता है काम के लिए, एक जुनून आपके अंदर रहता है, तो वो कभी भी आपको थकने नहीं देता, कभी भी आपको हारने नहीं देता। तो वो पैशन तब भी था और वो पैशन आज भी है। अच्छा। तो एक महिला के तौर पर कितना मुश्किल होता है अपने काम को प्रमोट करना, अकेले जाना, विज़िट करना?
बिल्कुल। और मैं तो जब मैंने काम शुरू किया था तब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग अकेले जाते थे। तो मतलब घंटा-घंटा हम ऑफ़िसों में बैठे रहते थे। एग्ज़िबिशन्स के लिए हम लोग एप्लीकेशंस वग़ैरह लेकर के जाते थे कि चलो हमें कहीं से भी हमें एग्ज़िबिशन्स लगाने की वो मिल जाए, मतलब हमें स्टॉल्स मिल जाएँ इसके लिए। तो एमएसएमई के ऑफ़िस में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर उसके बाद मैंने अपना आर्टिज़न का कार्ड बनवाया। तो उस समय ऐसा रहता था कि कहीं पे भी एग्ज़िबिशन लग रहे हैं तो कहीं पे भी हमें मिल जाए। तो बहुत सारे एग्ज़िबिशन्स मैंने स्टार्टिंग में किए। वो एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पे एपन का काम बहुत कम, मतलब लोगों के पास नहीं देखने को मिलता था। तो उस समय रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता था, आज भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। आज की डेट में ऐसा है कि बहुत सारी और भी महिलाएँ मिल कर के अब करने लग गई हैं। जो हमारी यूथ है, जो नई आने वाली पीढ़ी है, अब वो लोग इसको मिल के करने लगे हैं। लेकिन हाँ, ऑफ़िसों के चक्कर बहुत काटने पड़ते थे, वो आज भी है, क्योंकि कहते हैं ना बहुत आसानी से आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती, तो हुँ। संघर्ष तो करना पड़ता है। तो इस कला से आपने युवाओं को जोड़ने के लिए क्या-क्या योजना तैयार की होंगी? युवाओं को जोड़ने के लिए मैंने बहुत सारी जगह पे वर्कशॉप्स दे रखी हैं। जैसे कॉलेजों में है, मैं अभी भी मैं वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। जैसे स्कूल के बच्चों की तरफ फ़ोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको इसलिए क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है। और आज की डेट में मैंने देखा, अगर जहाँ पे हम एग्ज़िबिशन्स वग़ैरह लगाते हैं तो यूथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो चाहे आप कला को ले लो, या फिर आप भाषा को ले लो, या फिर आप संगीत को ले लो, तो हमारा जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारा यूथ है, वो इसमें अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारी कला को सिखाएँगे, तो ये बहुत आगे तक पहुँच सकती है। जैसे पुराने समय में ये सिर्फ़ दरवाज़ों में और देहली में सीमित था, तो हम लोगों ने मिल कर के, मैंने और बहुत सारी महिलाएँ जो कुमाऊँ क्षेत्र में या फिर यहाँ भी पूरे उत्तराखंड में काम कर रही हैं, तो उन्होंने उसे वहाँ से उठा कर के एक अलग लेवल में पहुँचाया है। तो मुझे लगता है अगर हमारी यूथ, हमारी आने वाली पीढ़ी से सीखेगी, तो हो सकता है वो इस कला को और आगे किसी अलग मुकाम तक पहुँचा दे, जिससे हमारी संस्कृति भी बनी रहे और विलुप्त भी ना हो। तो ज़्यादा फ़ोकस ये रहता है कि हम सिखाएँ, लोगों को सिखाएँ ताकि लोग इससे जुड़ें। अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो हमारी महिला बहनें हैं, जो हमारी संस्कृति पे काम कर रही हैं, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। स्वरोज़गार का माध्यम उन्होंने इसे बनाया है और बहुत अच्छा काम पूरे उत्तराखंड में एपन को लेकर के हो रहा है। तो युवा पीढ़ी से और आने वाली पीढ़ी से मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे आगे बढ़ाएँ, क्योंकि हम ही हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को इससे सिखा सकते हैं। और अगर हमारी कहीं हमारे स्टेट से हम बाहर निकलते हैं, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से ही होती है, हमारी कला से होती है, हमारी भाषा से होती है। तो सभी को अपनी संस्कृति को, अपनी कला को, चाहे किसी भी माध्यम से हो, आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग करना चाहिए। और जो विरासत में हमें मिला है, तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे भी अपनी विरासत के रूप में अपने आने वाले बच्चों को दें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। तो यह थी हमारे साथ ज्योति जोशी जी, जिन्होंने एपण कला को युवाओं से जोड़कर आज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया है। इनके प्रयास से और हम सब की पहल से हमारी विरासत ऐसी ही और आगे जाए, इसकी हम कामना करते हैं। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।